Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas by the Maridistas and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट दी इंजरीज दैट आर हैपनिंग इन फुटबॉल, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक शॉर्ट ब्रीफ में इस वीडियो में आपसे बात करनी है। भाई मेरे ख्याल से ना फुटबॉल में घोर कलयुग चल रहा है। अभी जिनको कलयुग का मतलब नहीं मालूम है, कोई कमेंट सेक्शन में लिख देना उनके लिए, जिनको नहीं मालूम है इस चीज के बारे में। लेकिन भाई फुटबॉल में है ना घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ पर आप फाइट्स देख रहे हो, इंजरीज देख रहे हो, और अभी तो क्लब फुटबॉल एक तरीके से रिज्यूम भी नहीं हुआ है। अभी तो सारे प्लेयर्स लौट कर आए हैं अपनी अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज क्लब की में। एंड अभी तो फुटबॉल रिज्यूम भी नहीं हुआ है। अभी भी एक तरीके का छोटा ब्रेक चल रहा है, प्रिपरेशन टाइम चल रहा है फॉर क्लब फुटबॉल टू रिज्यूम वंस अगेन। तो सोचो क्या क्या सिचुएशन होने वाली है आगे जाके। यहीं पर मैं बात करूं रियल मैड्रिड की, तो आपकी जो ट्रेडिशनल स्टार्टिंग 11 है, ठीक है, उसमें से आपके पास अब 9 प्लेयर मौजूद नहीं होने वाले हैं। आपके पास सिर्फ एक फिट डैनी कार्वाहाल है और एक फिट फेदे वैल्वर्दे है। एंड आप वैल्वर्दे पे भी रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज वैल्वर्दे हैज प्लेड एवरी गेम दिस सीजन। ही हैज नॉट मिस्ड इवन वन गेम। तो आप वैल्वर्डे पे भी रिस्क नहीं लेना चाहते बिकॉज क्या पता कडिस के सामने वैल्वर्डे को कुछ हो जाए। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए। तब क्या होगा, तब क्या सिचुएशन बनेगी रियल मैड्रिड की। तब आपके पास सिर्फ कारवाहल बचेंगे, एक ऐसे प्लेयर जिनकी एक हिस्ट्री रही है विद इंजरीज। तो इस समय रियल मैड्रिड की सिचुएशन, और नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, काफी सारी अदर क्लब्स की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है भाई। बिकॉज उनके सारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड पड़े हैं। आप बात कर लो विनीशियस, कामाविंगा, मार्कस रैशफोर्ड, अर्लिंग हालैंड, एडरसन, माथियो कोवाचिच, और मैं और अनगिनत नाम तुम्हें गिना सकता हूँ इस सीजन में। ठीक है, पिछले अभी मतलब ये जो नया सीजन है उसमें 3 महीने हो चुके हैं फुटबॉल के। आई एम नॉट इवन काउंटिंग जस्ट द क्लब फुटबॉल ईयर, मैं यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक भी गिन रहा हूँ। प्रीमियर लीग अलोन में 196 इंजरीज हो गई है भाई। सिर्फ प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं लालीगा पे भी नहीं आया अब तक। 196 इंजरीज, और ये प्रीमियर लीग की एक रिपोर्ट खुद बताती है। तो तुम इसको खुद चेकआउट कर सकते हो। तो जिस तरीके से सिचुएशन पैन आउट हो रही है ना, फीफा एंड यूएफा हैव टू डू समथिंग। एंड ये पूरा जो ये माजरा है, ये शुरू कहां से हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप के लिए प्रेपरेशन टाइम सिर्फ 7 दिन का दिया गया था। एंड तुम्हें मालूम है कितने हाई इंटेंसिटी गेम्स खेले गए हैं वहां पर। एंड फिर फीफा वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ, पहली बात तो जिस तरीके से उसको सेटअप किया था, जिस टाइम पीरियड में था वो गलत चीज थी। और दूसरी चीज, जब फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद जो जो क्लब फुटबॉल में वापस रिज्यूम करने का टाइम पीरियड था, वो सिर्फ 8 दिन का था। तो प्रैक्टिकली जो अर्जेंटीना की टीम थी और जो भी आगे आगे जाके आगे गए हैं गेम्स में, उनको सिर्फ 8 दिन का ब्रेक मिला। एंड उसमें भी उनमें से कुछ कुछ टाइम तो ट्रेनिंग सेशन में निकल गया होगा क्लब फुटबॉल में। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि फुटबॉल में सिर्फ फिजिकल इंजरीज नहीं हो रही प्लेयर्स को, मेंटल इंजरीज भी हो रही है। एक 71% राइज हो चुका है सिंस द 22-23 सीजन इन टर्म्स ऑफ इंजरीज भाई, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप। 71% इंक्रीज देखा गया है इन फुटबॉल प्लेयर्स भाई। मैं यहाँ पर लालीगा प्लेयर्स, रियल मैड्रिड प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल पूरे यूरोपियन फुटबॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो सिचुएशन कितनी खराब हो रखी है इस समय फुटबॉल की। एंड ऐसे अगर हमारे मैजिशियन प्लेयर्स, जो कि पेड्री को आप देख रहे हो कितनी इंजरीज हो गई हैं, गावी का एसीएल जा चुका है, कामाविंगा को इंजरी है, बेलिंगम तो खैर अभी लौट कर आ रहे हैं, हालैंड को, विनीशियस को, इतने सारे टॉप प्लेयर्स को अगर इंजरीज होती गई ना, फिर फुटबॉल की क्वालिटी बहुत डिप खाएगी भाई। एंड फिर नुकसान इसमें फीफा का ही है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो क्वांटिटी पे रादर देन क्वालिटी। अभी अभी से ही जो भी फुटबॉल अल्ट्रास है, जो कि बहुत ही लंबे टाइम से फुटबॉल देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई फुटबॉल में थोड़ा सा डिप आया है। नॉट बिकॉज दे हैव सम रीसेंसी, सॉरी दे हैव सम जनरेशनल बायस, बट बिकॉज क्योंकि मे बी आया होगा भाई, यू डोंट नो अबाउट इट। तो इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है। और अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में, तो रियल मैड्रिड में भी सिचुएशन कोई अच्छी लग नहीं रही है, क्योंकि 9 स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स मिसिंग है। 9 प्लेयर भाई, 9 कम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होता है। विनीशियस, कामाविंगा, ऑरेलियन चुआमिनी गिनाते बैठू, आर्दा गुलर, थिबो कोर्तुआ, एडर मिलिटाओ। अभी इनमें से कुछ इंजरीज आप कह सकते हो कि यार चलो ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फुटबॉल, बट कहीं ना कहीं सबकी सॉफ्ट टिश्यूज में ही इंजरी हो रही है। आप बात कर लो जहां भी, इन सारे प्लेयर्स जिनको अभी इंजरी हुई है, सबको अपने सॉफ्ट टिश्यूज में इंजरी हुई है। ये पता है क्यों होती है? जब आप जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी पे स्ट्रेन डालते हो तब होता है। एंड ये हो रहा है भाई। एंड मैं चाहता नहीं गॉड फॉरमेट ऐसा ना हो, टच वुड भाई, टच वुड। ये फेदे वैल्वर्दे के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली सारे गेम खेले हैं सीजन के। तो उसको भी इंजरी होने में टाइम नहीं लगेगा भाई। एंड सिचुएशन
From here will just get worse for Real Madrid and for other clubs, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Spurs, और कितने सारे क्लब्स हैं जिनका मैं नाम गिना सकता हूँ यहाँ पर, जिनके यहाँ पर इंजरीज हो चुकी है. स्पर्स विल नॉट हैव ह्यूमिन सॉन, उडोगी. यूनाइटेड विल बी विदाउट ओनाना, रैशफोर्ड एंड और भी हैं जो जो मैं सुन रहा था. स्कॉट मैकटोमिनी को भी शायद से इंजरी हुई है, एरिक्सन को भी इंजरी है, और भी आई थिंक और भी उनके सेंटर बैक्स में भी काफी लोगों को इंजरी हुई है. लीचा. सिटी में भी इंजरी ब्रेकडाउन हो रही है. माथियो कोवाचिच को हो गया है, एडरसन को हो चुका है, नीथन आके को हो चुका है, अर्लिंग हालैंड को हो चुका है, और ये तो अभी इंटरनेशनल ब्रेक की बता रहा हूँ. पहले जो पड़ी रखी होगी इंजरीज वो तो गिनाई भी नहीं है मैंने यहाँ पे. तो द सिचुएशन इन फुटबॉल इज नॉट एट ऑल गुड. एंड अब बात करते हैं कैसे कार्लो एंचेलोटी इस सोल्यूशन से निकलेंगे, कैसे कार्लो एंचेलोटी इस प्रॉब्लम से निकलेंगे. तो जब रिपोर्ट किया जा रहा था कि जिस तरीके से इंजरीज हुई, और स्पेशली जब मिडफील्ड में चुआमेनी कामाविंगा को इंजरी हुई, स्पेशली कामाविंगा की इंजरी के बाद से कार्लो एंचेलोटी ने डिसाइड कर लिया था कि कार्लो एंचेलोटी वापस 4-3-3 में जाना चाहेंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कार्लो एंचेलोटी रॉड्रिगो की इंजरी के बाद वापस 4-3-3 में जाना चाहेंगे, बिकॉज आपके पास अटैकर्स नहीं है भाई, आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है भाई, किसको खिलाओगे. अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर रियल मैड्रिड ने कहा है गोंजालो गार्सिया इज गोइंग टू बी योर साइनिंग, विंटर साइनिंग. ऐसे दिन आ गए कि कैस्टिया के प्लेयर को आप विंटर साइनिंग बोलने लग गए, आपकी एकेडमी का लौंडा है वो. तो इस समय रियल मैड्रिड की भाई सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. अगर मैड्रिड को इस सिचुएशन से निकलना है ना भाई, अगर एक 4-3-3 खिलाती भी है तो हाउ डज इट वर्क आउट फॉर यू. आप प्रोबेबली मॉडरिच, क्रूस और वैल्वर्डे की मिडफील्ड खिला लो. अगर जूड बेलिंगम लौट कर आता है तो फिर उसको खिला लो. पर फिर अटैक में आप होसेलू के साथ किसको खिलाओगे. ब्राहीम दियाज को राइट विंग पे चलो स्लॉट इन कर दिया आपने, वहां पर भी हो गया. लेफ्ट विंग पे कौन खेलेगा विनीशियस की जगह पर. वो आउटपुट आपको उसका 50% आउटपुट भी कोई दे पाएगा जो विनीशियस दे पाता है लेफ्ट विंग पे. तो प्रैक्टिकली यू आर इन एन अटमोस्ट मेस भाई. एंड इससे निकलने का सोल्यूशन मेरे को 4-4 टू डायमंड में ही लग रहा है रियल मैड्रिड का. क्योंकि जूड बेलिंगम अब लौट कर आ चुके हैं इंजरी से. जूड बेलिंगम की इंजरी कट शॉर्ट हो गई है, ही इज फाइन नाउ इज व्हाट ही इज क्लेमिंग. फेदे वेल्वर्दे आपके पास है, क्रूस, मॉड्रिच, सबायोस, ये सारे प्लेयर्स आपके पास अभी भी डिस्पोजल में हैं, और आप निको पास और मारियो मार्टिन को इंक्लूड करने वाले हो. तो आपके पास अभी भी 7 मिडफील्डर्स हैं. तो आपको शायद से फिर से 4-4 टू डायमंड में अपनी टीम को स्लॉट इन करना पड़ेगा. आपको प्रोबेबली क्रूज के साथ जाना पड़ेगा, वेल्वर्डे के साथ जाना पड़ेगा, बेलिंगम और मॉड्रिच. फिर धीरे धीरे आप सबायोस को, मारियो मार्टिन को, निको पास को, इन सबको इनकलकेट कर सकते हो इन द टीम. इन सब ऑन हो सकते हैं सारे प्लेयर्स. तो फिर आई थिंक 4-4-2 में ही आपको एक तरीके से सोल्यूशन दिख रहा है, विद होसेलू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉरवर्ड लाइन, एंड राइट हैंड साइड फॉरवर्ड लाइन में आपको ब्राहीम दियाज दिखेंगे. ऐसा ही आपको कुछ करना पड़ेगा भाई. इसके अलावा मेरे को तो सच बताऊं तो सोल्यूशन नहीं दिख रहा है. या फिर आप एक 4-3-2-1 खेलो जहां पर आप 2 सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर्स के साथ खेलोगे, और एक मिडफील्ड नंबर 8 के साथ आप खेलोगे जो जस्ट बिहाइंड द नंबर 10 होंगे. एक तरीके का 4-5-1 ही है ये. क्योंकि रियाल मैड्रिड के पास अटैक में अब कोई ऑप्शन नहीं है. आप होसेलू को खिला लोगे तो फिर आपको गोंजालो गार्सिया लाना पड़ेगा. ऐसे दिन आ गए रियाल मैड्रिड के. तो फिर यही सोल्यूशन एक है आपके पास. रियलिस्टिकली स्पीकिंग यू हैव टू ट्राई डिफरेंट फॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके सारे प्लेयर्स कोहेजन में बैठे हैं, सब बराबर से क्लिक करें, सब बराबर से काम करें. ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बैठती है. रॉड्रिगो को एक नी डिस्कम्फर्ट हो चुका है दोस्तों, एंड वो कब लौट कर आएंगे हमें कोई आइडिया नहीं है. 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है. वो जो टाइम पीरियड है उसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है रियल मैड्रिड के डॉक्टर्स ने. तो इस समय उस चीज़ में तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं हमारे पास. लेकिन यहीं पर अगर चलो बात करनी है क्या इंसिडेंट हुआ था बिटवीन रोड्रिगो एंड मेसी, चलो अब थोड़ा सा फुटबॉल की इंजरी से हटकर बात करेंगे. तो अब बात करते हैं रोड्रिगो और मेसी के बीच में जो ऑल्टरकेशन हुआ था उसके बारे में बात करते हैं. तो होता क्या है बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राजील, मारिकाना स्टेडियम पे, शायद से ये नाम है, या फिर माकरेना, जो भी नाम है, ये स्टेडियम का नाम है उनका. भाई वहां पर है ना, अर्जेंटाइन फैंस का एक फाइट हो जाता है विद ब्राजीलियन फैंस, एंड फिर ब्राजील पुलिस को इन्वेड करना पड़ता है, इंटरफियर करना पड़ता है. एंड फिर ब्राजील की जो पुलिस रहती है वो अर्जेंटीन फैंस को लाठी चार्ज करती है, उतना मारती है. एंड आई थिंक यहाँ पर मेसी और अर्जेंटीना की टीम ने बिल्कुल सही फैसला लिया ऑफ वॉकिंग ऑफ. पहले तो वो आ रहे थे, एंड आप देखो अर्जेंटीना के कुछ कुछ प्लेयर्स तो इतने ब्रेव हैं. आप यहाँ पर बात कर लो, एमिलियानो मार्टिनेज की बात कर लो, आप ओटामेंडी की बात कर लो, दे वर एक्चुअली विलिंग टू गो इन द क्राउड एंड सॉर्ट द फाइट आउट. मतलब एक तरीके से फाइट को रोकने तक के लिए जा रहे थे, अपनी जान की बिना परवाह किए ओटामेंडी एंड इफ आई एम नॉट सॉरी, हाँ आई थिंक ओटामेंडी जा रहे थे, और एमिलियानो मार्टिनेज इज व्हाट आई हर्ड एंड व्हाट आई सॉ. वो दोनों प्लेयर्स इंटरफेयर करने के लिए रेडी थे, लेकिन पुलिस ने उनको वापस पुश बैक किया. एंड फिर मेसी और रॉड्री दे पाउल और बाकी सारे प्लेयर्स ने ये डिसाइड किया दैट वी विल नॉट बी प्लेइंग दिस गेम, हम वापस जाएंगे. वहीं पर रॉड्रिगो ने इंटरफियर किया, और रॉड्रिगो ने मेसी और अर्जेंटीना के कुछ प्लेयर्स को कावर्ड्स बुलाया. तो मेसी ने इन रिस्पॉन्स बोला हम कैसे कावर्ड हैं, क्योंकि भाई हम तो वर्ल्ड कप चैंपियंस है, तो हम कैसे कावर्ड हो गए.
तो इन दो स्टेटमेंट्स पे तो बिल्कुल कन्फर्मेशन हमें एनवाईसी स्पोर्ट्स ने दिया है, जिन्होंने प्रॉपर ट्रांसलेट करके ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं जानते कि रोड्रिगो ने मेस्सी के जो वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन था, जो सॉरी जो ट्रॉफी थी, उस पे क्वेश्चन उठाया या नहीं उठाया। क्या मतलब कहा तो ये जा रहा है कि रोड्रिगो ने इन रिटर्न ये भी कहा था कि हम जानते हैं कि तुमने कैसे ये ट्रॉफी जीती है, लेकिन इसके पीछे प्रॉपर कोई बैकिंग नहीं है, तो मैं इस पे कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि यार जब ऐसे दंगे हो जाते हैं स्टेडियम में, देखो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें दंगे नहीं होने चाहिए। ठीक है, फुटबॉल इज अ इट्स अ टीम स्पोर्ट, इट इज अ स्पोर्ट विच इज लव्ड बाय ऑल। तो आप वही रखो ना, क्यों किस बात के लिए आपको लड़ाई झगड़ने झगड़े में उतरना है। एंड जहां तक मुझे मालूम है, पॉलिटिकली स्पीकिंग ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में तू मैं नहीं चल रही है, तो वहां पर भी सिचुएशन अगर सॉर्टेड है, तो फिर कोई जरूरत नहीं थी अर्जेंटाइन फैंस को और ब्राजीलियन फैंस को आमने सामने लड़ने की। एंड अगर चलो ठीक है, आपको अगर सुल्टाना भी था झगड़ा, तो आपको लाठी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं थी ब्राजीलियन पुलिस को। ऑब्वियसली मैं कोई नहीं होता वहां के ऑफिशियल्स को क्वेश्चन करने वाला, बिकॉज मुझे उतनी सिचुएशन के बारे में ग्रेव नहीं पता है। लेकिन आप वो पुलिस वाले जो शील्ड पहन के ऐसे घूमते हैं ना, आप वो कर सकते थे। आपको लाठी चार्ज से भाई कितने सारे फैंस को लग गई है, खून निकले जा रहा है फैंस के। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू हैपन इन फुटबॉल भाई। मतलब यू एक्सपेक्ट अ गेट अवे, आप फुटबॉल को एज अ गेटवे ट्रीट करते हो। ये जो झगड़े लड़ाइयाँ जो चली हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगर मैं एक मेच्योर पर्सपेक्टिव से बात करूं, मेरे ख्याल से तो मेसी ने ये सही करा है भाई, ऑफ वॉकिंग ऑफ द स्टेडियम। वो उसको करना चाहिए था, एंड वो बिल्कुल सही किया है मेसी ने, दैट वी विल नॉट बी प्लेइंग दिस मैच। बहुत सही किया है भाई, क्योंकि तभी क्राउड शांत होती है ना, बिकॉज अल्टीमेटली गोल तो सब पूरी क्राउड का यही था कि हमें फुटबॉल देखना है। तो अल्टीमेटली क्राउड क्राउड जो थी वो अपने अपने सुलटा लेती। अब जहां तक सवाल आता है रोड्रिगो ने क्या किया, क्या वो सही था, देखो वहां पर है ना, मेरा ओपिनियन कोई क्लियर ओपिनियन नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, रोड्रिगो को शायद से सिचुएशन को समझना चाहिए था। वहीं पर मेच्योरिटी स्टेप इन करती है, जहां पर मेसी ने दिखाई दैट वी विल नॉट बी प्लेइंग द स्टेडियम। वहां पर मेरे ख्याल से मेसी और अर्जेंटीना की जो टीम है वो कावर्ड नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मेसी ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा, वो भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। वो रोड्रिगो जो है वो 21-22 साल का लड़का है, उसमें उतनी मेच्योरिटी नहीं है, अभी भी काफ़ी यूथ है रोड्रिगो में। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम फुटबॉल में एक एड्रेनल रश भी होता है भाई, तो उसके तहत भी शायद से रोड्रिगो ने बोला होगा, बिकॉज क्योंकि जहां तक मैं रोड्रिगो को समझ पाया हूँ इन दिस 4-5 years, ही इज अ मच मोर मेच्योर प्लेयर। एंड वो ऐसे किसी को एग्रीवेट नहीं करता सिचुएशन को। तो यहाँ पर मेरे लिए समझना चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया भाई। रोड्रिगो को उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे, वो ये थे कि अर्जेंटीन फैंस और मेसी के फैंस रोड्रिगो को रेशियली फिर से अब्यूज कर रहे थे। फिर से तो खैर नहीं, रेशियली अब्यूज कर रहे थे। वो सही नहीं हुआ, आपको रेशियली अब्यूज नहीं करना चाहिए था। एंड आई एम प्रीटी श्योर मेसी भी इसके अगेंस्ट रहेंगे ऑफ रेशियली अब्यूजिंग एनीवन। अभी कुछ कुछ लोग तो ट्विटर पे जाके ये बोल रहे हैं भाई कि मेसी ने रेशियली अब्यूज किया रोड्रिगो को। वहां पर आई डोंट थिंक सो यार कि मेसी वैसा कर सकते हैं। बट मेसी के फैंस ने जो करा है भाई, वो बहुत ही गलत है। आप किसी को रेशियली अब्यूज नहीं कर सकते। हाँ, शायद से रोड्रिगो गलत हो सकते हैं उस सिचुएशन में, लेकिन यू आर इन नो राइट टू रेशियली अब्यूज समवन, या फिर आप उनको डिस्क्रेडिट करो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन पैन आउट हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, वैसी होनी नहीं चाहिए थी। एंड यही मेसी फैंस एट द सेम टाइम कह रहे थे कि देखो सैमुअल एटो के साथ हुआ, देखो कितना गलत हुआ एंड ऑल दैट। तो यू आर बीइंग हिपोक्रेट्स, नथिंग एल्स, एंड यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ इफ यू आर रेशियली अब्यूजिंग समवन। ठीक है, every person on this planet should be proud of the color they have, of the skin they have। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको कभी भी रेशियली अब्यूज नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक मैंने मेरा स्टांस दे दिया है ऑन रोड्रिगो वर्सेस मेसी का जो ऑल्टरकेशन था, उसके ऊपर क्या बात है, क्या चीज़ है, वो मैंने बोल दिया। अब बात करते हैं एरिक टेन हैग वर्सेस राफाएल वरान के बारे में, जो हो रहा है इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई अब बात करते हैं राफाइल वरान, एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। जो भी हो रहा है ना, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, एंड जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है वो भी बहुत गलत है भाई। तो बेसिकली होता क्या है, राफाइल वरान को है ना, मैनचेस्टर सिटी का जो मैच था उसमें बेंच किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब मैच में 3-0 आप हार गए, उसके बाद जो 2 लीग गेम्स आए उसके बाद, उसमें भी वरान को बेंच कर दिया गया, ये बोल के कि टैक्टिकल रीजंस थे। ठीक है, ये रीजंस दिए गए एंड उसकी वजह से आपने उसको बेंच कर दिया। चलो ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इंजरी से पहले, जब राफेल वरान इंजर हुए थे, उससे पहले वरान की क्या फॉर्म थी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो चुके थे यूनाइटेड के लिए। एंड जब उनको इंजरी हुई भी थी, तब फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो कम करेंगे।
तो टेन हैग ने इस सिचुएशन को मेरे हिसाब से अच्छे से सॉल्व मतलब हैंडल नहीं करा है। एंड फिर क्लियरली आपको देखना चाहिए कि अभी यूनाइटेड में बहुत सारी इंजरीज हैं, ठीक है, स्पेशली सेंटर बैक्स की आपके कमी हो रखी है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राफेल वरान क्लब को छोड़ने की बात कर रहे हैं तो भाई यूनाइटेड की डिफेंस लाइन बहुत ही वीक हो जाएगी। जिस तरीके से भी इस सिचुएशन को हैंडल किया गया है ना, बहुत ही गंदी तरीके से हैंडल किया गया है। एंड यू नो इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर मैन यूनाइटेड हियर, स्पेशली इन द डिफेंस। एंड यू नो आप देख लो, फिर इसके बाद तो यूनाइटेड को विंटर विंडो में एक डिफेंडर को साइन करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी डिफेंडर्स की कमी हो रखी है। फिर मगवायर और वराना आपके जो बेस्ट सेंटर बैक्स थे, आपने क्यों नहीं खिलाया सिटी के सामने? और उसके बावजूद चलो जो भी रीजन था, इट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि आप 3-0 हार गए। क्या पता आप वराना और मगवायर को साथ में खिलाते, शायद से नहीं हारते 3-0 सिटी के सामने। तो इट इज़ क्लियरली नॉट लुकिंग गुड फॉर यूनाइटेड। एंड मैं वरान की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। देखो, मैनेजर्स के पास कंट्रोल होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशंस बार बार एग्रीवेट हो रही हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में एरिक टेन हैग के साथ विद डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स। पहले आपने रोनाल्डो के साथ देखा, फिर उसके बाद सैंचो के साथ जो सिचुएशन हुई है, उसको भी उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया गया है। और अब जाके राफेल वरान, जो कि एक बहुत ही काम प्लेयर है, उनके साथ इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई है। तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इतना एकदम ठोस कंट्रोल रखने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने प्लेयर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड रखना पड़ेगा, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉस्पर कर सकते हो फुटबॉल में। यहीं पर मैं मैनेजर्स लाइक जिडान, गार्डियोला, एंचेलोटी, इनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि और क्लॉप, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से अपने प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं। एंड एरिक टेन हैग को मैं जनरली नहीं कह रहा कि वो अच्छे अच्छे से अपने प्लेयर्स को ट्रीट नहीं करते, लेकिन ज़्लातान इब्राहिमोविच ने एक बार ये चीज़ कही थी एरिक टेन हैग से कि वो कहाँ से आया, आयाक्स से। आयाक्स में कोई भी स्टार प्लेयर नहीं है, सारे अकेडमी के टैलेंट है, इसलिए आप उनके साथ ठोस रह सकते हो, क्योंकि वो आपके साथ सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर एट मैन यूनाइटेड हर एक प्लेयर स्टार है, हर एक प्लेयर सुपरस्टार है, और ये हर एक प्लेयर को ईगो भी है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन क्लियरली इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर एरिक टेन हैग। एंड राफेल वरान छोड़ के जा सकते हैं विंटर में, प्रॉबेबली सऊदी अरेबिया ही जाएंगे राफेल वरान। एंड यूनाइटेड की डिफेंस लाइन को वीक करके जाएंगे भाई, एंड इट इज क्लियरली नॉट लुकिंग गुड फॉर यूनाइटेड। आई गेट इट कि पोस्ट इंजरी वरान हैज नॉट लुक्ड गुड, थोड़े से स्लिम भी हो चुके हैं, मसल खो चुके हैं। पर यार यू हैव टू बैक योर प्लेयर्स, यू हैव टू बैक सच सीनियर प्लेयर्स। स्पेशली आपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था एक बार कि राफेल वरान, कैसेमीरो, ये सारे लीडर्स हैं, ये सारे जानते हैं कि चैंपियंस लीग कैसी जाती है, ट्रॉफीज कैसी जीती जाती है, एंड आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं टू इंस्टिल कंट्रोल इन द ड्रेसिंग रूम। ये बोलने के बाद आप राफेल वारान को ही बेदखल कर रहे हो ड्रेसिंग रूम में से, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन एट मैन यूनाइटेड राइट नाउ। बट यही है भाई आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बट विद दिस यार, हाला मदरिद इन अलमास हस्ता el final vamos real।